नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के पुअर्थी गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ। नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुअर्थी में बेखौफ होकर मतदाताओं ने न केवल वोट डाले बल्कि उंगलियों में अमिट स्याही भी लगाई। साल भर पहले यहां सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया गया, जिसके बाद से गांव की तस्वीर बदली है। दरअसल पुअर्थी गांव चिमली पेंटा का आश्रित गांव है और साल भर पहले तक यहां गांव में नक्सलियों का कब्जा था। यह गांव नक्सलियों के कब्जे में था, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इस गांव में डेरा जमा लिया है। फोर्स का कैंप खुलते ही गांव के ग्रामीणों का आधार कार्ड बना, वोटर आईडी कार्ड बनाया गया और इसके बाद पहली बार यहां के वोटर्स सरपंच चुनने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। सबसे पहले खूंखार नक्सली हिडमा के गांव से एक रिपोर्ट देखते हैं। एनडीटीवी संवाददाता सलीम शेख ने पंचायत चुनाव के दौरान हिडमा के गांव का हाल जाना और इसके बाद हमारे साथ एक खास पैनल होगा। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में कोंटा ब्लॉक के 128 मतदान केंद्रों में मतदान शुरू हो गया है और ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां पहली बार आज़ादी के बाद मतदान किए जा रहे हैं। ये जो मतदान केंद्र आप जो देख रहे हैं बेहद ख़ास है। इसलिए ख़ास है क्योंकि ये जो इलाका है नक्सली नेता हिडमा का गढ़ हुआ करता था और इस इलाके में जब से फोर्स यहाँ आई है तब से यह इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया है। इस गांव के नाम पुअर्थी है और नक्सल इतिहास में इस गांव का बेहद बड़ा नाम है क्योंकि नक्सली नेता हिडमा इसी इलाके से आता था और बीते 40 सालों से ये जो इलाका है माओवादियों के कब्जे में था और पीएलजे का गढ़ माना जाता था। लेकिन जब सीआरपीएफ और पुलिस की टीम यहाँ जब पहुँची तो यह इलाका अब नक्सल मुक्त हो गया है और पहली बार आज़ादी के बाद यहाँ मतदान किए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ख़ास बात है। आप देख सकते हैं जहाँ मतदान को लेकर नक्सली हमेशा बहिष्कार किए जाते थे, चुनाव का बहिष्कार किया जाता था, लेकिन अब इसी पुअर्थी गाँव में पुलिस और प्रशासन की टीम की मदद से अब मतदान किए जा रहे हैं। लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका उत्सव मनाया जा रहा है। ग्रामीण जो माओवादियों के बहकाव में आकर कभी चुनाव का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब माओवादी मतदान करने आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के बीच में मतदान कराए जा रहे हैं। यह इलाका बेहद नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, लेकिन अब इसे मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है। पुअर्थी जैसे इलाके में चिमली पेंटा का आश्रित गांव है। यहाँ 600 के करीब मतदाता हैं और इन मतदान करने आए हैं, लेकिन कभी ये ग्रामीण कभी मतदान नहीं कर पाए थे, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की मदद से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद जो व्यवस्था सुरक्षा के किए गए हैं। पुलिस की पूरी टीम यहाँ तैनात की गई है और मतदान करने के लिए ग्रामीण आ रहे हैं। धीरे धीरे सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी किसी तरह मतदान करने के लिए ग्रामीण मतदान केंद्र तक पहुँच रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था चारों तरफ की गई है। बात करने की कोशिश करते हैं, पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, क्या ये व्यवस्था यहाँ की गई है, किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, पुअर्थी में सर मतदान हो रहा है। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जहाँ मतदान कराया जा रहा है। कितना आसान रहा पुलिस प्रशासन के लिए इन इलाकों में मतदान कराना? जैसे कि आपको हम सभी को पता है पुअर्थी में पहली बार मतदान हो रहा है, तो सुरक्षा के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। कॉर्डन लगा हुआ है और पूरी सुरक्षा में मतदान हो रहे हैं। गांव वाले भी जागरूक दिख रहे हैं और लगातार मतदान करने के लिए आ रहे हैं। अभी शुरुआती समय है और इसी जैसे जैसे समय बीत जाएगा और ग्रामीण मतदान करने आएंगे। सर, ये जो इलाका है बीते 40 सालों से माओवादियों के कब्जे में रहा है। नक्सली नेता हिडमा के नाम से ये इलाका जाना जाता है। अब ग्रामीणों में क्या बदलाव आया है, कितना बदलाव देखने को अब मिल रहा है? जैसे कि सब पता है, हमको पता है 40 साल पहले नक्सलियों के कब्जे में था। जैसे कैंप खुला है, रास्ता बना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो जनता भी अब जागरूक हुई है और मतदान चूँकि पहली बार हो रहा है तो चुनाव के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन जैसे हम शासन प्रशासन पहुंची है, उनको अवगत कराया गया, तो लगातार अब देखने को मिल रहा है कि लोग आते जा रहे हैं मतदान करने के लिए।
लोग आते जा रहे हैं, लोगों के ग्रामीणों में एक विश्वास जगा है, जागरूकता आई है। और ये जो इलाका है, फिर से मैं बता दूं, पूर्ति का इलाका है, नक्सल इतिहास में इसका बड़ा नाम है, क्योंकि इस पूरे पीएलजीए का ये जो पूर्ति का इलाका है, इसे पीएलजीए के गढ़ के रूप में जाना जाता था। बीते साल फरवरी के महीने में जब सीआरपीएफ की टीम यहाँ पहुँची, पुलिस की टीम यहाँ पहुँचकर जब कैंप स्थापित किया गया, उसके बाद ही इस इलाके को नक्सल मुक्त किया गया है। और ये पूरे जो इलाका है पीएलजीए के गढ़, ट्रेनिंग और यहाँ जो बड़े नक्सली नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ करता था, लेकिन अब यह पूरा इलाका माओवादियों से मुक्त कर प्रशासन की टीम यहाँ पहुँच गई है। सीआरपीएफ का ये जो पूरा इलाका, सीआरपीएफ का गढ़ कह सकते हैं, ये पूरे इलाके में सीआरपीएफ का कब्जा हो गया है। धीरे धीरे इन इलाकों में अब विकास कार्य होने लगे हैं, बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। यही कारण है कि ग्रामीण अब प्रशासन और पुलिस पर भरोसा जताने लगे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, पुवर्ती। तो सुकमा के पुवर्ती की तस्वीर अब बदल गई है, एक बेहतर तस्वीर नजर आ रही है। कभी खूंखार नक्सली हिडमा की दहशत की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन बीते दिनों यहां पर सुरक्षा बलों ने एक कैंप अपना शुरू किया और उसके बाद जिस तरीके से जो मेगा प्लान चलाए जा रहे हैं, उसका यहां पर एक बड़ा असर, एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो नजर आता है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अजय चौधरी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एमपी नथानियल साहब है, रिटायर्ड आईजीपी सीआरपीएफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुकमा से हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सलीम, एक अपडेट आपसे लेंगे, उसके बाद आप तमाम मेहमानों से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। आप काफी वक्त से देख रहे हैं इस इलाके को, सुकमा की बात करें या पुवर्ती की बात करें, क्या बदला नजर आ रहा है? और ग्रामीणों से आपने बात की, क्या वजह वे मानते हैं, क्या बताते हुए कि अब उन्हें डर नहीं है, वे मतदान केंद्रों पर पहुंचे, तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? देखिए अमृत, जिस तरह से जो हालात अब लगातार बदलते जा रहे हैं, जो तस्वीर नक्सल प्रभावित इलाकों की जो बदल रही है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अब ग्रामीण प्रशासन पर भरोसा करने लगे हैं। एक समय ऐसा भी था जब ग्रामीण नक्सलियों का दहशत ऐसा था कि ग्रामीण वोट देने के बाद जो स्याही लगी होती थी, उस स्याही को मिटाकर वो गांव जाते थे। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि माओवादियों को जो दहशत था वो कैसा था। आज वही ग्रामीण आज विकास, बुनियादी सुविधाएं, स्कूल जैसे कई तरह के जो सुविधाएं जो आम जो शहरी इलाकों में मिलते हैं, आम सामान्य इलाकों में मिलते हैं, आज वैसी सुविधाओं का मांग ग्रामीण करने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इलाके हैं, कभी गांव से बाहर नहीं निकल पाते थे ग्रामीण, आज ट्रैक्टरों में भर कर 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय कर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जिम्मेदारों से गांव में सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन ग्रामीण इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में देखने को मिला है। लगातार जिस तरह से बीते 1-1.5 साल में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ कैंप खोले गए हैं और इसके बाद से जो इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं, सड़कें बनने लगी है, तो ये एक बड़ा कारण है जो नक्सल प्रभावित इलाकों की जो तस्वीर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा भी था कि मतदान के दौरान नक्सली चुनाव बहिष्कार करते थे और 40 से ज्यादा मतदान केंद्रों को शिफ्ट कर दिया जाता था, जहां चॉपर से भेजा जाता था। लेकिन आज 18 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां चॉपर से भेजे गए हैं। तो आप समझिए कि 40 का जो आंकड़ा है वो 18 हो गया है। बड़ा इंपैक्ट जो है सलीम, वो यहां पर देखने को मिला है। हमारे साथ अजय चौधरी जी हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। अजय जी, इस बड़े बदलाव में क्या महत्वपूर्ण आप देखते हैं, जो तस्वीरें बदली है, इसमें क्या आपको खास नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो जो सुरक्षा बल वहां पर हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, उनको सबको, जवानों को बधाई, प्रशासन को बधाई कि इतने दिनों बाद एक सफल तरीके से वहाँ पर चुनाव का आयोजन हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे रिपोर्टर हैं सलीम जी, उन्होंने बताई कि बुनियादी सुविधाएं जब पहुँच रही हैं वहाँ पर, स्कूल खुल रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, सड़कें बन रही हैं और सुरक्षा बल वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उससे जनता का विश्वास भी बढ़ता है और जनता में आत्मविश्वास भी आता है। ये जो उग्रवादी ग्रुप हैं, ये गरीब जनता की भावनाओं का शोषण करते हैं और आतंक के बल पर ही अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो जब बुनियादी सुविधाएं पहुंच जाएंगी, विकास हो जाएगा, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे और सुरक्षा का माहौल सुरक्षा बल वहां पहुंचकर पैदा करेंगे, तो निश्चित ही लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी लोग इस चीज़ को प्रशंसा करेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे। और वही जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जो अपना वोटर टर्नआउट हुआ है, जो वहाँ पर पहुँच मतदान कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उनकी लोकतंत्र में कितनी प्रगाढ़ आस्था है। और अगर उन्हें वो वातावरण मिलेगा तो तमाम लोग
इस तरह की विचारधारा से इन लोगों से दूर रहेंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। बिल्कुल आपने सही कहा नथानिएल साहब। एक बड़ा सवाल यह है कि कैंप जो यहाँ पर खुले हैं उससे एक बड़ा फर्क नजर आता है, या फिर मेगा प्लान की हम बात करें जो आसपास के जो राज्यों की फोर्स मिलकर एक साथ चला रही है, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इससे भी एक बड़ा फर्क पड़ता है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये एक्शन का असर है या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं नक्सलियों को भी मुख्यधारा से जोड़ने की और तमाम जो चीजें एक साथ नजर आई उसका एक बड़ा इंपैक्ट है ये? इसमें ज़्यादातर देखा गया कि सरेंडर पॉलिसी के हिसाब से इनको आह्वान किया जाता है कि आप सरेंडर कर दें, तो काफ़ी लोग सरेंडर भी कर रहे हैं। इनके सरेंडर करने से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और इनके सरेंडर पॉलिसी में भी काफ़ी बदलाव लिया है। उनको मकान दिए जा रहे हैं रहने के लिए और हर इंसान चाहता है कि वो अपने फैमिली के साथ एक जगह खुशी भला रहे वो, ताकि उसको परेशानी ना हो जंगलों में भटकने का। और दूसरा यह है कि कई एनकाउंटर्स में पिछले कुछ महीनों में काफ़ी इनको नुकसान उठाना पड़ा है और जो अवेलेबल अभी उनमें हैं नक्सलवादी, उनको भी ये जानकारी है कि उनका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है, अब वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। अब जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे, जिसके वजह से अब सरपंच वगैरह सब चुने जा रहे हैं, इससे क्या है कि प्रशासन अब सही तरीके से हर गांव में चलेगा। अब प्रवृत्ति में जाने से सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि वो जगह जहाँ हिडमा ने अपना जोर चलाया हुआ था, अब वो उसका वहाँ ख़त्म हो गया और उसको भी पता है कि अब उसके भी दिन गिनती के हैं, वो ज़्यादा दिन वहाँ पर कर नहीं सकता कोई भी हमला वगैरह। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि वो जितने भी लोग हैं जो थोड़े इन्फॉर्मर्स वगैरह होंगे, ज़रूरी नहीं कि इन्फॉर्मर्स हों, लेकिन वो ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि निर्दोष भी हैं और उनको पकड़ के मार रहे हैं ये दिखाने के लिए कि अब भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं करके। अभी हाल ही में इन्होंने दूसरे जगह जाना ही शुरू कर दिया है। पहले तो ज़्यादातर अपने गढ़ में यहीं पे बैठे रहते थे, अब जो है जंगलों में ज़ोरों से जब ऑपरेशन चल रहा है, इनको मालूम है कि जंगलों में अब वो ज़्यादा टिक नहीं सकते, जिसके वजह से अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बालाघाट में एनकाउंटर हुआ, जिसमें 6 महिलाएं नक्सलवादी मारे गए और बाकी वहाँ से भाग निकले। हालांकि वहाँ ऑपरेशन चल रहा है अभी भी, हो सकता है और भी पकड़े जाए और कईयों को शायद हो सकता है जो मारे गए हों उनको उठा के ले भी गए हों। तो अब जो है उनको भी मालूम है नक्सलवादियों को कि उनका अब ज़्यादा यहाँ पर चलने वाला नहीं है और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो पब्लिक भी जान रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट होने से हमारे फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदा है और उस फ़ायदा को उठाने के लिए वो अब नक्सलवादियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन में वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं। जी, पहले इतना डर था कि वो कभी आगे आते नहीं थे इलेक्शन में वोट देने के लिए, अब वो डर खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जो एक्शन लिए जा रहे हैं या जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो ग्रामीणों के बीच पहुंच रहा है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट भी नजर आया। वर्णिका जी, एक बड़ा सवाल ये है, ये बेशक एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हम इतने बड़े लोकतांत्रिक देश होने के बाद अगर किसी जगह पर वोटिंग करा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ढिंडोरा पीटने की जरूरत है। कामयाबी है, सफलता है निश्चित तौर पर। आपसे ये समझना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में आप कहां पर चुनौती देखती हैं? देखिए, ये जो आपने कहा कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश है और वहां पे वोटिंग हो रहा है या लोग वोट डालने आ रहे हैं और इसका ढिंडोरा ढिंडोरा इस बात का एक्चुअली नहीं पीटा जा रहा है कि वोट हुआ। बात इस चीज के सामने आती है कि वहां पे लोग भयमुक्त होके सामने आ रहे हैं। हाँ। एक जो वो क्षेत्र था वो किस लिए जाना जाता था, आज से मैं तो प्रति वर्ष वहां पे कई कई समय बिता के आती हूँ और वहां पे जाती रहती हूँ। वो समय भी हमने देखा है
कि नहीं, जब बिल्कुल वो आपने जो सही कहा, भयगढ़ बिल्कुल था, आपने सही कहा। भयगढ़, दशकों लग गए हैं इन तस्वीरों को बदलने में, एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन दशकों का सफर, दशकों का फासला हमने तय किया है। इसलिए एक बड़ा सवाल ये नजर आता है कि अब भी ऐसी कई तस्वीरें हैं जहां पर चुनौतियां हैं। तो बड़ी चुनौतियों के तौर पर आप क्या देखती हैं? क्या उन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करना है, रोजगार वहां पर लाना है, शिक्षा वहां पर लोगों के बीच पहुंचे? कहां पर आप क्या देखती हैं बड़ी चुनौती के तौर पर? क्या है सरकार के सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ना, आज एक गढ़ ध्वस्त हुआ है उनका। गढ़ ध्वस्त हुआ है क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का विश्वास आया है, व्यक्ति विश्वस्त हुआ है। और व्यक्ति क्यों विश्वस्त हुआ है? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फायर जिन जगहों पे होता था, वहां पे अब एक्सचेंज ऑफ डेयर होना शुरू हुआ है। मैंने क्या कहा? शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है। लोगों के जहन में ये बात आने लगी है कि अब जो हम पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में ये चाह रहे थे कि इन क्षेत्रों का विकास हो, हम मैदानी क्षेत्रों के लोगों की तुलना में क्यों पीछे हैं? क्योंकि मोबाइल और टेक्नोलॉजी अब कोने कोने में या कोनों के पास भी जाने लगी है। तो जब वो देखते हैं कि अन्य क्षेत्र लगातार विकास कर रहे हैं, तो हमारा क्षेत्र क्यों दीमक से ग्रसित है, हम क्यों इनके जैसे विश्वास नहीं करते? तो आज जब आप ये देखते हैं कि नियत नीलानार योजना चलती है, या कोने से कोने नक्सल का जो मांद था जहां पे वो हॉट ऑपरेशंस करते थे, उन जगहों पे जाके अब कैंप बस गए हैं। तो कैंप में यदि थोड़ी सी भी सुविधाएं, यदि कुछ थोड़ा भी प्रयास हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि यही हमारे निकलने का एक मार्ग है। वहां पे लीडरशिप जनरेट होगा तो एक अथॉरिटी आएगी और हम उससे बोल पाने में सक्षम होंगे। अब हमको भी विकास चाहिए, हमको भी शिक्षा चाहिए, पर एक सबसे बड़ी चुनौती आएगी। यदि हम अभी तो लगातार काम कर रहे हैं, एक अच्छे आस का बिंदु भी दिखाया है, एक विश्वास भी जागृत हुआ है लोगों में और लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमने अपना हाथ भी उनकी ओर दिया है। लेकिन मैंने कहा ये आरंभ है, और इस आरंभ की परसिस्टेंसी, यानी इसको कंटिन्यू हमको रखना पड़ेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बस डेवलप कर देंगे, बड़े बड़े वादे कर देंगे, या वहां पे ये बोलेंगे हम यहाँ पे बड़े कॉलेज लेके आ रहे हैं, हम बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं, केवल उनसे काम नहीं बनेगा। अन्य भी कई क्षेत्र थे, अन्य भी कई बार घोषणाएं हुई थी, परंतु उनकी सही मॉनिटरिंग होना अब सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि उस क्षेत्र के लोग यदि आज आगे आए हैं तो बहुत बड़े विश्वास को लेके आगे आए हैं। अब ये विश्वास किसी प्रकार से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आने वाले लोग हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ आप देखिएगा महिलाओं का है। महिलाएं उस क्षेत्र में लीडिंग अथॉरिटी होती हैं। आज आप हल्बा जनजाति से जाकर के देख लीजिए, या बैगा जनजाति, किसी भी जनजाति में आप देखेगा, उन क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाएं लीडिंग अथॉरिटी होती हैं। आज वो उन क्षेत्रों में जाके नेतृत्व कर रही हैं कि हमको इस वोटिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। जब नक्सल की नई भर्ती होती थी तो वो सबसे पहले 15 और 25 वर्ष के युवकों को लेके जाते थे और बाद में अपने सेकेंडरी बाउंड्री में महिलाओं को खड़ा करते थे। आप पिछले की कई घटनाओं को उठा करके देख लीजिए। आज ये दो पक्ष ही उभर के आया है। क्यों उभर के आया है वोटिंग सिस्टम में? इसका रीजन ये है कि अब ये खुल करके उस क्षेत्र में चाह रहे हैं कि सड़क संपर्क और सुरक्षा का विकास हो, संचार का विकास हो, और हम भी मैदानी क्षेत्रों के जैसे, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती है, पर इनमें विश्वास एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो एक बार टूटता है तो फिर से डेवलप होने में एक लंबा समय लग जाता है। तो इसी की एहतियात हम सबको बरतनी होगी। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सड़क, स्वास्थ्य और घर, खाने पीने और मूलभूत चीज़ों की आवाज़ तो तब उठाई जाती है जब वे अपनी जान की हिफाजत कर सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने है। अजय जी, प्रशासन के सामने आप क्या चुनौती देखते हैं? क्योंकि हमारी फोर्स काफ़ी सशक्त है, ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले कोशिश करते तो ऐसा नहीं करा सकते थे, लेकिन एक दहशत, एक जो डर था वो ग्रामीणों के सामने था। कई दफ़ा हमने सुना है कि वे कहते हैं कि आप आए हैं, आप चुनाव करा लेंगे, या आप अभी हैं लेकिन बाद में आप चले जाएंगे, बाद में तो हमें इन नक्सलियों का ही सामना करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या आप चेंज देखते हैं जिस वजह से अब जो ग्रामीण है वो भयमुक्त हैं और वे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे? ये देखिए, ये पूरी तैयारी जो अभी चुनाव हुए हैं पिछले 10 सालों में और उससे पहले भी लगातार ये कोशिश रही कि किस तरह वहाँ पर पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया जाए, उनको तमाम बेहतर टेक्नोलॉजी दी जाए, अच्छे वेपन्स दिए जाएं। उसके साथ साथ जो विकास की बात भी एक समग्र रणनीति के तहत शीर्ष जो केंद्र सरकार की तरफ से और तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं, ये एक दिन की उपलब्धि नहीं है।
ये पिछले तमाम 2 दशकों का एक ऐसा सम्मिलित प्रयास है जिसमें कि सुरक्षा बलों ने, राजनीतिक नेतृत्व ने, प्रशासन ने और जो ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, विकास हो, उन सबकी तमाम कोशिशों का फल है जो आज आप देख रहे हैं। और ये रणनीति एक दिन की नहीं है, ये बहुत ही दूरदृष्टि और दूरगामी रणनीति बनाई गई है और लगातार जितने भी जो ज़िले चिन्हित किए गए थे जिनमें उग्रवाद आतंकवाद की समस्या थी वो लगातार कम होते जा रहे हैं, घटनाएं कम होती जा रही हैं, दबाव आतंकवादियों पर बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन और पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का मनोबल बहुत ऊंचा है और ये चीज़ जो वणिका जी कह रही हैं कि आगे की चुनौतियों के लिए ये तमाम चीज़ें उसमें बहुत काम आएंगी। बिल्कुल सही आपने कहा नथायल साहब। एक बड़ा सवाल है जिसका गृह मंत्री लगातार मंचों से जिक्र करते हैं, नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन का। क्या आपको लगता है हम उसके करीब हैं? हम कितने करीब हैं? और अभी आने वाले वक्त में या मौजूदा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वहां पर क्या चुनौतियां देखते हैं? जिस तरीके से अभी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं काफ़ी ज़ोरों से और काफ़ी फोर्सेस एक्टिव हैं वहाँ पे, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस साल के अंत तक नक्सलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रहा है। आप ये देखिए, आंध्रा में जब ग्रे हाउंड्स एक्टिव हो गए थे तो ये दूसरे स्टेट्स में आके फिर बसने लग गए और अब इनका जो हार्बरिंग एरिया था जहाँ पे ये टिके हुए थे वहाँ से इनको डिस्प्लेस कर दिया गया है, जिसके वजह से अब वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में भी जैसे मैंने अभी बताया, मध्य प्रदेश में गए हैं कई लोग छत्तीसगढ़ से और वहाँ पे मारे जा रहे हैं। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा और महाराष्ट्र का भी, उसके वजह से इन लोगों के लिए अभी मुश्किल पड़ रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपना अड्डा बसाना। और इस भागदौड़ में ऑपरेशन में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और ये मारे जाते हैं। तो साथ ही साथ अभी डेवलपमेंट हो गया क्योंकि सीआरपी वालों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, कुछ गुरुकुल जैसे स्कूल स्टार्ट कर दिए कुछ गाँव में, जिससे कि बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं पढ़ने के लिए। और एक बार बच्चे पढ़ने शुरू कर दिए तो नेचुरली वो चाहेंगे कि उनका लाइफ ठीक हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ठीक हो। और फैमिलीज़ को भी जब डेवलपमेंट का जो तरीका है वो सामने नज़र आता है तो वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे नक्सल इलाके में कहीं नक्सलों के साथ ना मिलें। और रिक्रूटमेंट भी उनका बिल्कुल तकरीबन बंद हो चुका है। और रिक्रूटमेंट बंद होने की वजह से ये है कि इनके पास आदमी नहीं होंगे, आदमी मारे जा रहे हैं और सरेंडर भी किए जा रहे हैं। उससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक नक्सलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करते हैं। एक सवाल सलीम शॉर्ट में आपसे समझना चाहेंगे, नक्सलियों के अगर हम पॉजिटिव पहलू को समझे, कौन कौन से पॉइंट है जहां पर उसका वे फायदा ले लेते हैं? हम कहां कमजोर हैं, हम कहां मजबूत हैं, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए अमरीश, जो सबसे बड़ा कारण है जब माओवादियों के फैलने का, माओवादियों को उनका जो दायरा जो बड़ा है, सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रशासन की चूक हुई है। प्रशासन उन इलाकों में पहुंचने में नाकामयाब रहे हैं जो बीते 20-25 सालों से नक्सल प्रभावित इलाके, जो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर को जो एरिया है, उन इलाकों को उन्होंने माओवादियों के भरोसे ही छोड़ दिया था। उन इलाकों, जब सलवा जुडुम जो शुरू हुआ था 2005 में, उसके बाद से जो इलाके में जब माओवाद उस इलाके में जो घुसा तो कई ग्रामीणों को रिलीफ कैंप्स में रखा गया था। तब प्रशासन की टीम, जो प्रशासन के जिम्मेदार थे, उन इलाकों तक नहीं पहुंच पाए। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और उस दौरान 3000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं जब बुनियादी सुविधाएं, जो बुनियादी जो शिक्षा है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पाई, तो आप समझिए कि ग्रामीणों के दिल में माओवाद जो बस गया है वो आज तक चलता है। अभी बस्तर में जो तीसरी पीढ़ी का माओवाद जो चल रहा है, इसे अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगी है। जो लोग 2005 में सलवा जुडुम के दरमियान जो बच्चे रहे हैं, जो उस समय जन्म लिए हैं, आज वो माओवाद को समझ रहे हैं, माओवाद का जो दंश है उसको झेल रहे हैं।
तो यही कारण है कि माओवाद को लेकर अब लोगों में एक जागरूकता आई है, इसलिए माओवाद को कमजोर होता देखा जा रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। और अगर सुकमा के पुअर्ती गांव जैसे जगहों की तस्वीर बदल सकती है तो निश्चित तौर पर हम गृह मंत्री के उस स्टेटमेंट पर भरोसा कर सकते हैं जिसमें उन्होंने नक्सलियों के खात्मे का जिक्र किया है। सरकार की योजनाएं, प्रशासन की इच्छा शक्ति और प्रशासन के एक्शन का ये असर है कि हमने एक बदली हुई तस्वीर इस वक्त में देखी है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और इन तस्वीरों का संदेश दूर तलक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। अजय चौधरी जी आपका, डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी आपका भी, एमपी नथानियल साहब आपका भी और सलीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं अगला सूरज और बेहतर होगा। नमस्कार।